Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। देखें आज की वीडियो जो है हमारी ये बोर्स की एनर्जी के लिए है और रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है। ठीक है, अब देखें पहला सवाल तो आपसे ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी होगी। हाँ सही कहा आप लोगों ने कि अच्छी खासी एनर्जी होगी। ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉन बेचारा अपनी मोहब्बत में घूमे ही जा रहा है इतनी तेजी से, तो उसके अंदर तो बहुत एनर्जी होगी। अच्छा, एक और आवाज़ भी आई आप में से कि सर इतना सा तो इलेक्ट्रॉन है उसमें कितनी एनर्जी होगी। अच्छा जी, ये बात भी सही है कि इतना सा इलेक्ट्रॉन में बेचारे में कितनी एनर्जी होगी। अब देखिए मेरे ख्याल से शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि कभी हमारा जहन ये कहता है कि यार इलेक्ट्रॉन में बहुत ही कम एनर्जी होगी और कभी हमारा जहन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अब हकीकत क्या है, देखें साइंस नीड्स एविडेंस, साइंस नीड्स वैल्यूज़। तो अब हमें क्या है, हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत है। हम एग्जैक्टली वी मेजर्स इन साइंस, वी मेजर द थिंग्स, वी डोंट जस्ट गैस नहीं करते, हमको वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करनी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें कितनी टाइप्स की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ये एक आंसर तो सही आया कि सर अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर एक एनर्जी, चूंकि वो घूमे ही जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़रूर होगी। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब देखें एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये एक ज़रा मुश्किल सवाल है। और एक सवाल तो ये कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी भी कि नहीं होगी। देखें अब जो मैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर जितनी बातें करूंगा, हो सकता है 3-4 सेंटेंसेस में बोलूँ, ये इसका समझना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देखें हम लोगों के लिए सबसे आसान जो सिस्टम को समझना है ना, वो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का सिस्टम है, जिसमें हम अर्थ के ऊपर है और अर्थ हर चीज को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और अर्थ का जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें हर पॉइंट से रिलेटेड एक पोटेंशियल एनर्जी है। हर पॉइंट से रिलेटेड क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसा अगर मैं इस पेन को यहाँ होल्ड कर लूँ तो इस पॉइंट के ऊपर इस पेन के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऊपर उठा के यहाँ ले आऊँ तो अब इस पॉइंट के ऊपर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप कहेंगे कि सर इस वक्त इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और पहले इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम थी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ज़मीन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एक पोटेंशियल होगी जो कि उसकी पोजीशन की वजह से होगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल होना एनर्जी होगी, और एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ऊपर रिवॉल्व करे तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इस पेन के अंदर अभी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, अभी कुछ और होगी। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी हमें फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रॉन में कितनी है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हमने फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ठीक है, अच्छा अब देखें कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमारे बच्चे खैर से भूलते ही नहीं है माशाल्लाह। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, वही फॉर्मूला है जनाब, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है,
और पोटेंशियल एनर्जी का कितना फॉर्मूला है, अब ये आपको याद करना पड़ेगा, ZE² अपॉन 4πε0r। ये हमारे पास क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब ये पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे कैलकुलेट की, तो आज से कोई 6-7 साल पहले जो फेडरल बोर्ड की बुक थी उसके अंदर ही हम सिखाते थे बच्चों को कि ये कैसे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उसमें मसला ये था कि ये टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते थे, वी कैलकुलेटेड इट यूजिंग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। हम इसको सॉल्व फाइंड आउट करते थे। तो ये पढ़ाते थे हम फर्स्ट ईयर में, लेकिन इंटीग्रेशन बच्चा जो एक्चुअल में पढ़ता है वो होती है सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर का मैथ्स का टॉपिक है, तो वहाँ प्रॉब्लम ये आती थी कि बच्चे ने इंटीग्रेशन पढ़ी नहीं होती थी, हम उसको समझाते थे। तो ये इस प्रॉब्लम को आपकी इस बुक ने जो है वो सॉल्व किया, और आपकी इस बुक ने डायरेक्ट आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आपको याद करके जाननी है, लेकिन लकीली देखिए इसमें फायदा क्या है, फायदा ये है कि जो वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की है एग्जैक्टली सेम एनर्जी mv, सेम वैल्यू mv² की भी है, ठीक है। तो mv² की वैल्यू कितनी है, mv² की वैल्यू भी यही है, ZE² अपॉन 4πε0r। ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी है, mv² की। ये हमारे पास आ गया हाफ mv² माइनस ZE² अपॉन 4πε0r। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ गई। अब देखें ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी, देखें अब ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी आई है, इसमें देखें एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या ली, नेगेटिव, ठीक है। तो एनर्जी भी कभी नेगेटिव होती है, ये तो होता ही नहीं है। अब देखें ये बात तो सही है कि एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन करें क्या। असल में मसला ये हुआ कि द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सपोज टू बी जीरो, ठीक है। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सपोज टू बी जीरो। जिसने भी डेरिवेशन की उसने क्या किया, ये सपोज किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, वो जीरो होगी, ठीक है। अब किस इलेक्ट्रॉन के अंदर मैक्सिमम एनर्जी होगी, अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये समझे कि हम रफ वर्क में काम कर रहे हैं, यानी ये जो काम है ना ये अब आपको एग्जाम्स के अंदर रिपोर्ट नहीं करना। वो क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी सपोज की गई है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, वो जीरो सपोज कर दी। अच्छा, ये मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कब होती है, इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम एनर्जी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड एटम होता है, जो इलेक्ट्रॉन एटम में नहीं है उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम एनर्जी सपोज क्या की गई, जीरो, ठीक है। जैसे अगर कोई हमारे पास ये एटम है, ठीक है, और ये एटम में एक इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है, तो इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी को जीरो सपोज कर दिया, ठीक है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ओवरकम करके एटम से बाहर है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ओवरकम करके सारे ऑर्बिट्स, सारे शेल्स की कैद को तोड़ते हुए वहां से आजाद हो गया और एटम को छोड़ के आ गया। अब इसका एटम से कोई ताल्लुक हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि एन इलेक्ट्रॉन विच हैज मैक्सिमम एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन विच हैज मैक्सिमम एनर्जी वुड बी आउटसाइड द एटम एंड इट्स एनर्जी सपोज टू बी जीरो। अब बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी जीरो है वो तो एटम से बाहर है,
उसके अंदर तो हद से ज्यादा एनर्जी है। अब अगर वो इतनी एनर्जी को एटम की अट्रैक्शन को तोड़ के बाहर आ गया, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आएगा तो एनर्जी लूज करके आएगा। ठीक है, ज्यादा एनर्जी है तभी तो बाहर है, ज्यादा एनर्जी है तभी तो न्यूक्लियस की कैद से आजाद है। तो अब ये एनर्जी लूज करेगा, थोड़ा सा वीक होगा, तब न्यूक्लियस की कैद में आएगा। ठीक है, ये थोड़ी एनर्जी लूज करेगा, थोड़ा सा वीक होगा, फिर न्यूक्लियस की कैद में आएगा और एटम के अंदर आके एक बंधन में जुड़ जाएगा, एक रेडियस के अंदर, एक शेल के अंदर रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो चूंकि जीरो से एनर्जी लूज करके आता है, तो जीरो के बाद अगर कोई एक चीज का जीरो से कम होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब देखें ये जो मैंने कुछ 4-5 मिनट बात की है ना, यहाँ रफ वर्क से स्टार्ट होके, ये सारी की सारी वो बातें कि जिसका आपके एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं। आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी ये वैल्यू है, ये नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो mv² की वैल्यू ये है, और ये वैल्यूज अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब इनको ऐड कैसे करें, ऐड करने के अंदर सबसे आसान काम देखो क्या है, ये Ze²/4πε₀ कॉमन है। तो अब क्या करें, ये तो आप Ze²/4πε₀ ये आपने निकाल लिया कॉमन। अब जब ये कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये कॉमन निकालने के बाद इस टर्म में ये बचा हाफ, फिर ये माइनस, इस टर्म में कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता तो क्या कहते हैं कि 1 बच गया। ठीक है, अगर आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा ना, 1 कैसे बचा, तो अब मैं देखें आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो वैल्यू है, क्या मैं इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, ये वैल्यू हमने कॉमन निकाल ली, अब बचा क्या, अब देखिए आपको नजर आ रहा होगा 1 बचेगा। समझ में आई बात, नहीं समझ, दोबारा बता देता हूँ। ये वैल्यू के बाद हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने पे फर्क कुछ नहीं पड़ता। ये हम कॉमन निकाल चुके, अब इधर क्या बचेगा, नजर आ रहा है आपको 1। ठीक है, अब देखो हाफ माइनस 1 का आंसर क्या आएगा, अभी आपको क्लास 5 के अंदर 6 के अंदर एलसीएम निकालना बताया होगा। अब कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे सर हमें तो याद नहीं, हाफ माइनस 1 एलसीएम निकालना छठी में सीखा था, लेकिन ये बहुत आसान काम है, आप सब कर सकते हैं, मुझे पता है। हाफ माइनस 1 का आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2 और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, अब देखें, अब अगर हम इसको रब कर दें, देखिए अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी Ze²/4πε₀r, और यहाँ ऊपर बचेगा -1 और नीचे बचेगा 2। ठीक है, अब ये -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -Ze²/4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, आ गया 8πε₀r। ठीक है, अब देखें हमारी डेरिवेशन यहाँ पे आ गई, लेकिन अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, r की वैल्यू पुट करनी है। देखें यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट जो हम ऑब्जर्व करते हैं पेपर वगैरह चेक करने के लिए, तो उनको r की वैल्यू याद नहीं होती। अब जब r की वैल्यू याद नहीं है तो फिर एक और डेरिवेशन करते हैं, वहां पर रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, एग्जाम में जाहिर है आपके पास टाइम नहीं होता है। वैसे मैं आपको बताता चलूं, ये जो हमारी डेरिवेशन अगर आएगी ना एग्जाम में तो कम से कम 5 मार्क्स की आएगी, कम से कम। ठीक है, और 5 मार्क्स का मतलब ये है कि बोर्ड के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास 10 मिनट्स होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 10 मिनट्स के अंदर आप एक डेरिवेशन सॉल्व कर लें तो अच्छी बात है, पता चला कि आप यार रेडियस की डेरिवेशन भी लेके बैठ गए।
और जितना आपको चीज़ें अच्छी याद नहीं होती, जितना आप सोचने में लगते हैं, उतना ही आपके अंदर पैनिक भी आता है। तो अपना टाइम सेव करें। मैं जितना टाइम सेव करेंगे, जितना टू द पॉइंट होके काम करेंगे, उतने एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपने आर की वैल्यू पुट करनी है। आर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। इस वैल्यू का आप इधर पुट कर दें। तो जनाब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी कितनी? माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या है? एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है। अब देखें, ये एक फ्रैक्शन और उस फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन। मैं तो सारी जिंदगी फ्रैक्शन से ही बेजार रहा हूँ और ये खैर से फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ गई। अब इस मुसीबत को कैसे सॉल्व करें जरा बताएं। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आए तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? जी सही कहा आपने कि सर अगर फ्रैक्शन के नीचे भी एक और फ्रैक्शन आ गई तो क्या करेंगे? ये जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमरेटर में आके रेसिप्रोकेट होती है। ठीक है। जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में होगी वो न्यूमरेटर में आके रेसिप्रोकेट होगी, यानी इसको नीचे से उठा के ऊपर लाऊंगा तो उल्टा कर दूंगा। अब क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकेट होके पाई एम जेड स्क्वायर ऊपर आ गया। पाई है एम जेड ई स्क्वायर अब ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू ऊपर आके रेसिप्रोकेट होगी। अब देखें क्या हम कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं? कैंसिलेशन में देखो, ये पाई से ये पाई जाएगा और क्या जा सकता है? और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर है ही नहीं, एन भी ऊपर नहीं है, एच भी ऊपर नहीं है। अब देखो इसको क्या हमारे पास रह जाएगा? ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर। ये जेड और ये जेड मिलकर जेड स्क्वायर हो जाएगा। e की पावर 2 और e की पावर 2 मिलकर क्या हो जाएगी? e की पावर 4। ठीक है। सेम बेसिस की पावर ऐड हो गई। e की पावर 2 e स्क्वायर मिलकर e4। और क्या बचा? m बचा है। और हमारे पास क्या बचा है? यहाँ बचा हुआ है 8। ये एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट मिलकर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है। एच स्क्वायर बच जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा? एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखें एनर्जी का फॉर्मूला आ गया और ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम ऐसे करते हैं, जो एन स्क्वायर है ना इसको ग्रीन कर देते हैं और ये जो जेड स्क्वायर है इसको भी क्या कर देते हैं? ग्रीन कर देते हैं। अब ये अगर हमने इसका फायदा क्या हुआ देखें, ये ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब तक ये आपको याद होना चाहिए कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है पता है जी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये कांस्टेंट है। ठीक है। अब ये बताइए कि एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जी 9.109 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है आपको? रेडियस की डेरिवेशन में बताई थी। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल इंटू कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। ठीक है। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। तो खैर से ये सारे के सारे जब आप कांस्टेंट मर्ज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा?
कांस्टेंट सारे मर्ज करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। 2.18 इंटू 10 टू द पावर 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहां क्या बचेगा हमारे पास, देखें z² बचा हुआ है, हमारे पास क्या बचा हुआ है, z² बचा हुआ है और n²। अब ये फॉर्मूला वो है कि जो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब क्या है, अगर आपको फर्स्ट शेल की एनर्जी मालूम करना है, इनको 1 पुट कर दें। सेकंड शेल की एनर्जी फाइंड आउट करना है तो इनको 2 पुट कर दीजिएगा। अगर आपको हाइड्रोजन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो Z को 1 पुट कर दें। अगर आपको हीलियम की एनर्जी फाइंड आउट करना है तो Z को आप 2 पुट कर दें। लिथियम 2 पॉजिटिव की एनर्जी फाइंड आउट करना है, Z को आप 3 पुट कर दें, एंड सो ऑन। तो ये वो फॉर्मूला है जो आप किसके लिए यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए। देखिए डेरिवेशन की एनर्जी की डेरिवेशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ये वो फॉर्मूला जो हमने न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करना है। अब देखिए ये तो एनर्जी है किसके अंदर, इसकी एनर्जी आएगी जूल, और ये भी कह सकते हैं हम कि इसकी एनर्जी आएगी जूल पर एटम या जूल पर इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी जूल एनर्जी होगी, एक एटम के अंदर या एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतने जूल की एनर्जी होगी। अब कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन कहते हैं रिवायत को। कन्वेंशन ये कि एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल, एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल। अब इस वैल्यू को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किलोजूल पर मोल में। लेकिन याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी हम कोई ऐसा ही प्रीफिक्स अपनी तरफ से लगाते हैं तो साथ में उसकी वैल्यू भी लगाते हैं लेकिन उसकी साइन चेंज कर देते हैं। यानी जूल को अगर मैंने किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3, लेकिन हम क्या कर देंगे 10 की पावर -3। तो अब हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। अब किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3, लेकिन किलो में अपनी तरफ से लगा रहा हूं तो मैंने क्या लगा दिया, 10 की पावर -3 कर दिया। ठीक है, ये रूल है, किलो मैंने अपनी तरफ से लगाया तो साथ में इसकी वैल्यू की साइन चेंज कर दी। अब क्या हो गया, अब ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलो जूल में। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलो जूल में। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है 1 मोल इलेक्ट्रॉन की किलो जूल पर मोल, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अगर हम 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दें, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अगर हम 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारे पास एनर्जी आती है वो कितनी आ जाती है, ये एनर्जी हमारे पास आ जाती है -1313.315 Z² अपॉन n²। अब वैल्यू किस में आ गई, किलो जूल पर मोल। एनर्जी इज इक्वल टू -1313.315 Z² अपॉन n², ये Z का स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन n² किलो जूल पर मोल। तो याद रखिएगा कि आपके पास एनर्जी की डेरिवेशन जो है ना वो तकरीबन यहाँ के एंड होती है। आपको 2 फॉर्मूलाज बताने होते हैं। एक तो आप फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट वुड बी द एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन जूल, फिर आपको बताना होता है व्हाट वुड बी द एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलो जूल। दिस इज
energy of 1 electron in joule, and this is energy of 1 mole of electron in kilojoule. तो ये आपको 2 वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी. इसके अंदर कांस्टेंट वेरी करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट इनके अंदर वेरी कर रहे होते हैं. z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इनके अंदर कॉमन होता है. तो देखिए यहाँ पे आके हमारी एनर्जी की डेरिवेशन खत्म होती है और ये डेरिवेशन कम से कम 6 मार्क्स की आएगी. इसको प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो है आपको इंशाल्लाह ये मार्क्स देके जाएगी. So keep watching my YouTube channel. Inshallah meet you in next video. That's all for today. Assalamu alaikum.